भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लंबे समय से दक्षिण एशिया की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध हैं, व्यापारिक साझेदारी है, ऐतिहासिक जुड़ाव है और कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर दोनों सरकारें समय समय पर मिलकर काम करती रही हैं। लेकिन जब भी सीमा सुरक्षा का विषय सामने आता है, तब स्थिति अचानक संवेदनशील हो जाती है। पिछले कुछ समय से सीमा से जुड़ी घटनाओं, घुसपैठ की कोशिशों, तस्करी के नेटवर्क और सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई गतिविधियों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हुई हैं। इसी बीच कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिन्होंने सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि सीमा के कुछ हिस्सों में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कहीं नदी मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं घने जंगलों की आड़ ली जा रही है और कहीं सीमावर्ती इलाकों की भौगोलिक जटिलताओं का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। रात का समय हमेशा से सीमा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। दिन के मुकाबले अंधेरे में निगरानी कठिन हो जाती है। हालांकि आधुनिक तकनीक ने सुरक्षा बलों की क्षमता को पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया है, फिर भी कुछ तत्व ऐसे रास्ते खोजने की कोशिश करते रहते हैं जिनसे वे सुरक्षा घेरा तोड़ सकें। सूत्रों के अनुसार हाल के महीनों में कई ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जिनमें सीमा सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए कुछ लोगों को रोका, पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल लोगों के एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने का मामला नहीं है। इसके पीछे अक्सर तस्करी, नकली दस्तावेजों का नेटवर्क, अवैध व्यापार और कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े खतरे भी छिपे हो सकते हैं। यही कारण है कि सीमा सुरक्षा को केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति माना जाता है। जब हम भारत बांग्लादेश सीमा की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। हजारों किलोमीटर तक फैली इस सीमा में नदी, खेत, गांव, जंगल और कई कठिन भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। ऐसी स्थिति में हर इंच भूमि पर 24 घंटे निगरानी बनाए रखना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं होता। इसी जटिलता का फायदा उठाने की कोशिश समय समय पर विभिन्न अवैध नेटवर्क करते रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पार अपराध का सबसे बड़ा हथियार भूगोल होता है। जहां निगरानी कठिन होती है, वहीं अपराधी रास्ते तलाशते हैं। हाल के दिनों में कुछ घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को विशेष रूप से सतर्क कर दिया। बताया गया कि कुछ संदिग्ध समूह रात के समय नदी मार्गों का इस्तेमाल करके सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इन प्रयासों को लेकर अलग अलग रिपोर्टें सामने आईं और कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त गश्त शुरू कर दी। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। पहले जहां कई क्षेत्रों में नियमित निगरानी संभव नहीं थी, वहीं अब आधुनिक कैमरे, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, सेंसर आधारित अलर्ट और ड्रोन निगरानी का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक ने सुरक्षा बलों को एक नया हथियार दिया है। पहले जिन क्षेत्रों तक पहुंचना कठिन था, अब वहां कुछ ही मिनटों में हवाई निगरानी संभव हो जाती है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर संबंधित इलाके की तुरंत जांच की जा सकती है। इसी तकनीकी बदलाव का असर यह हुआ है कि कई ऐसे रास्ते जो पहले अपराधियों के लिए सुरक्षित माने जाते थे, अब लगातार निगरानी में हैं। लेकिन कहानी केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि किसी भी सीमा की रक्षा केवल हथियारों और मशीनों से नहीं होती। इसके लिए स्थानीय लोगों का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग अक्सर सबसे पहले किसी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं। कई मामलों में स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी ने बड़े ऑपरेशनों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा क्षेत्रों में सामुदायिक सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यदि वे किसी अजनबी गतिविधि, संदिग्ध आवाजाही या असामान्य गतिविधि को देखें तो तुरंत संबंधित एजेंसियों को सूचित करें। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक सीमा सुरक्षा 3 स्तंभों पर आधारित होती है। पहला तकनीकी निगरानी, दूसरा सुरक्षा बलों की सक्रिय उपस्थिति और तीसरा स्थानीय समुदाय का सहयोग। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब अवैध नेटवर्क के लिए काम करना बेहद कठिन हो जाता है। इसी दौरान कुछ रिपोर्टों में भूमिगत सुरंगों को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि हर दावे की पुष्टि अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा की जानी आवश्यक होती है, लेकिन यह सच है कि दुनिया के कई हिस्सों में सीमा पार अपराध के लिए सुरंगों का उपयोग किया गया है।
इसलिए जब भी किसी क्षेत्र में ऐसी संभावना की सूचना मिलती है तो सुरक्षा एजेंसियां अत्यधिक सतर्क हो जाती हैं। आधुनिक ग्राउंड स्कैनिंग तकनीक, भूगर्भीय सर्वेक्षण और विशेष रडार सिस्टम का उपयोग करके जमीन के नीचे की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाती है। भारत ने भी हाल के वर्षों में सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया है। इसका उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि संभावित खतरे को पहले ही पहचान लेना है। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीमा पार अपराधी नेटवर्क लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। जैसे ही किसी पुराने रास्ते पर निगरानी बढ़ती है, वे नया रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। कभी नदी मार्ग, कभी जंगल, कभी नकली दस्तावेज, कभी स्थानीय संपर्क और कभी तकनीकी साधनों का उपयोग। यानी यह एक लगातार बदलता हुआ खेल है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है। इसी संदर्भ में भारत ने हाल के वर्षों में सीमा बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। बेहतर सड़कें, तेज संचार व्यवस्था, नई चौकियां और आधुनिक निगरानी प्रणाली सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा हैं। इन प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ है कि प्रतिक्रिया समय कम हुआ है। पहले जहां किसी सूचना पर सुरक्षा बलों को मौके तक पहुंचने में अधिक समय लगता था, वहीं अब कई क्षेत्रों में कुछ ही मिनटों में कार्रवाई संभव हो रही है। यह बदलाव केवल सैन्य दृष्टि से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब अपराधी नेटवर्क को यह संदेश मिलता है कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, तब उनके लिए संचालन करना कठिन हो जाता है। लेकिन सीमा सुरक्षा का मुद्दा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसके साथ जुड़ा है कूटनीति का बड़ा खेल। एक तरफ दोनों देशों के बीच आधिकारिक बातचीत चलती है, व्यापारिक समझौते होते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, क्षेत्रीय सहयोग की बातें होती हैं। दूसरी तरफ सीमा पर होने वाली घटनाएं दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि सीमा पर हुई कोई भी बड़ी घटना केवल स्थानीय खबर नहीं रहती, वह सीधे विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधों का विषय बन जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंधों में दो स्तर होते हैं, पहला राजनीतिक स्तर और दूसरा जमीनी स्तर। राजनीतिक स्तर पर बातचीत और समझौते हो सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यदि अवैध गतिविधियां जारी रहती हैं तो विश्वास का संकट पैदा हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यही वजह है कि सीमा से जुड़ी हर घटना को दोनों देशों की एजेंसियां गंभीरता से लेती हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, क्या अवैध नेटवर्कों पर और कठोर कार्रवाई होगी, और क्या दोनों देश मिलकर उन चुनौतियों का समाधान निकाल पाएंगे जो वर्षों से इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इन सवालों के जवाब भविष्य की घटनाएं तय करेंगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, सीमा सुरक्षा केवल सैनिकों का विषय नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यही कारण है कि सीमा पर होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी रहती है। उधर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही थी और इधर कूटनीतिक गलियारों में भी गतिविधियां तेज होती जा रही थीं। नई दिल्ली और ढाका के बीच चल रही बातचीत पर पूरे दक्षिण एशिया की नजरें टिकी हुई थीं। विशेषज्ञों का मानना था कि सीमा पर होने वाली घटनाओं का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक पहुंच सकता है। जब किसी दो पड़ोसी देशों के बीच विश्वास का स्तर प्रभावित होने लगता है, तब सबसे पहले सवाल सुरक्षा सहयोग पर उठते हैं। यही स्थिति यहां भी देखने को मिल रही थी। सीमा पर होने वाली घटनाओं को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आ रही थीं। कुछ लोग इसे केवल अपराधी नेटवर्कों की गतिविधि बता रहे थे, जबकि कुछ विश्लेषक इसे बड़े रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की सलाह दे रहे थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि सीमा पार सक्रिय अवैध नेटवर्क केवल एक देश की समस्या नहीं होते, वे अक्सर कई देशों में फैले हुए संपर्कों के जरिए काम करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अवैध लाभ कमाना होता है और इसके लिए वे राजनीतिक पहले देखा है, परिस्थितियों, भौगोलिक कमजोरियों और प्रशासनिक चुनौतियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी का स्तर और बढ़ा दिया गया। ड्रोन उड़ानें बढ़ाई गईं, रात्रिकालीन गश्त के नए पैटर्न लागू किए गए, कई जगहों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि आधुनिक सीमा सुरक्षा केवल संख्या बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक तैनाती का विषय है। अब सुरक्षा बल केवल पारंपरिक गश्त पर निर्भर नहीं थे, उनके पास रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट आधारित जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और स्थानीय स्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं का संयुक्त नेटवर्क मौजूद था।
यही कारण था कि संदिग्ध गतिविधियों का पता पहले की तुलना में कहीं तेजी से चलने लगा। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती गई। विभिन्न मंचों पर सीमा से जुड़े मुद्दों का उल्लेख होने लगा। दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों के बयान मीडिया की सुर्खियां बनने लगे। हर बयान के बाद नई चर्चाएं शुरू हो जाती और हर चर्चा के बाद नए सवाल खड़े हो जाते। विश्लेषकों का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का महत्व उतना ही होता है जितना किसी सैन्य कार्रवाई का। कई बार एक बयान ही पूरे क्षेत्र के माहौल को बदल सकता है। इसीलिए कूटनीतिक भाषा हमेशा बहुत सावधानी से चुनी जाती है। भारत की ओर से लगातार यह संदेश दिया जा रहा था कि सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता संभव नहीं है। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और संवाद जारी रहना चाहिए, क्योंकि स्थायी समाधान केवल बातचीत और पारस्परिक जिम्मेदारी से ही निकल सकता है। दूसरी ओर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे संवेदनशील और जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। यहां किसी भी प्रकार का तनाव केवल दो देशों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल सकता है। यही वजह थी कि सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर गतिविधियां समानांतर रूप से चल रही थीं। सीमा से आने वाली सूचनाओं के अनुसार कई इलाकों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम तेज किया गया। जहां पहले पहुंचना कठिन था, वहां नई सड़कें बनाई गईं। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गईं। संचार व्यवस्था को बेहतर बनाया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इन कदमों का एक बड़ा प्रभाव स्थानीय आबादी पर भी पड़ा। सीमावर्ती गांवों के लोगों को यह महसूस होने लगा कि सुरक्षा तंत्र उनके और अधिक करीब आ रहा है। कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को बताया गया कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना कैसे दी जाए और सुरक्षा एजेंसियों के साथ किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। स्थानीय लोगों की भूमिका पर चर्चा करते हुए कई विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी सीमा की वास्तविक ताकत केवल सैनिक चौकियां नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले नागरिक भी होते हैं। यदि स्थानीय समुदाय सतर्क और सहयोगी हो तो अवैध नेटवर्कों के लिए काम करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने पुराने मामलों की समीक्षा भी शुरू की। वर्षों से दर्ज मामलों का विश्लेषण किया गया। यह समझने की कोशिश की गई कि किन क्षेत्रों का उपयोग सबसे अधिक किया गया था, कौन से तरीके बार बार सामने आए थे और किन परिस्थितियों में अपराधी नेटवर्क सफल हुए थे। इस विश्लेषण का उद्देश्य केवल अतीत को समझना नहीं था, बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार करना था। कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक दौर में सीमा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूर्वानुमान क्षमता है, यानी खतरा सामने आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय खतरे को पहले ही पहचान लेना। इसी सोच के तहत तकनीकी संसाधनों में निवेश बढ़ाया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियों, स्मार्ट सेंसरों और डेटा विश्लेषण तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया। इन प्रणालियों का उद्देश्य था कि असामान्य गतिविधियों की पहचान स्वचालित रूप से की जा सके। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा जारी थी कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों के दौर में सीमाओं की रक्षा कैसे की जाए। दुनिया के कई देशों ने अपने अनुभव साझा किए। कहीं ड्रोन निगरानी को बढ़ाया गया, कहीं स्मार्ट फेंसिंग लागू की गई और कहीं बहुस्तरीय सुरक्षा मॉडल अपनाए गए। भारत भी इन वैश्विक अनुभवों का अध्ययन कर रहा था और उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहा था। सीमा से जुड़े मुद्दों का आर्थिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। अवैध गतिविधियां केवल सुरक्षा चुनौती नहीं होती, वे आर्थिक नुकसान भी पहुंचाती हैं। तस्करी के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान होता है। अवैध व्यापार वैध कारोबार को प्रभावित करता है और अपराधी नेटवर्कों को मिलने वाला धन आगे चलकर अन्य अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है। यही कारण था कि आर्थिक एजेंसियां भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनी। वित्तीय लेन देन, संदिग्ध खातों और अवैध व्यापारिक चैनलों पर निगरानी बढ़ाई गई। विशेषज्ञों का मानना था कि किसी भी नेटवर्क को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका उसके आर्थिक स्रोतों को बंद करना है। जब धन का प्रवाह रुकता है तो संगठन की क्षमता स्वतः कम होने लगती है। समय के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा था कि यह केवल सीमा का मामला नहीं बल्कि बहुआयामी चुनौती है। इसमें सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और समाज सभी जुड़े हुए हैं। इसी कारण सरकारें भी बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही थीं। एक स्तर पर सीमा सुरक्षा मजबूत की जा रही थी, दूसरे स्तर पर कूटनीतिक संवाद जारी था, तीसरे स्तर पर आर्थिक नेटवर्कों की जांच की जा रही थी और चौथे स्तर पर स्थानीय समुदायों को सुरक्षा तंत्र के साथ जोड़ा जा रहा था। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही था,
सीमा को सुरक्षित बनाना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना। आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि आने वाले वर्षों में स्थिति किस दिशा में जाएगी। क्या सीमा पार अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा? क्या तकनीक सुरक्षा बलों को निर्णायक बढ़त दिला पाएगी? क्या क्षेत्रीय सहयोग के जरिए लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान निकलेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि सीमा सुरक्षा का महत्व आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। नई तकनीकें आएंगी, नए खतरे सामने आएंगे और उनके साथ नए समाधान भी विकसित होंगे।